ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा लाइव सेशन है विथ तन्मय इब्राहिम एंड ही विल बी जॉइनिंग अस सून हियर। वो हमें बताएंगे आज कि हम लोग जो नारा लगाते हैं रास्ते में, दैट एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? कम तो नहीं है क्योंकि आई एम नॉट वेयरिंग माइक। एम आई ऑडिबल? समवन प्लीज़ टेल मी, गिव मी अ थम्स अप अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही हो तो आज हमारा हाय तबस्सुम हमारा ओके, सो पीपल आर जॉइनिंग। तो हम ज़रा देख ले। तन्मय इब्राहिम सर, हाय सद्दाम एंड एवरीवन, तजिंदर सिंधु, ए आर रहमान, रियाज मंसूरी, इब्राहिम अहमद, हरिसदन चक्रवर्ती, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है? वेरी गुड। तो आज हम ओके फाइन, तन्मयदा इज़ ऑल्सो हियर। लेट मी इनवाइट हिम नाउ। प्लीज़ वेट कीजिए जस्ट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स वेट कीजिए एंड ही विल बी हियर विद अस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड खूब कॉम। अच्छा, अभी एक Assalamualaikum. जोरी बोल दो। हेलो तन्मयदा, हाउ आर यू? I'm good, thank you. Alhamdulillah. How are you? Yes, I'm good too. Welcome to our I Resist from Home anti-CA, anti-NRC, anti-NPR digital campaign. It's our Uh-huh. 170th, हमारा 170th डे है और हमने आपके साथ ये शेड्यूल किया है इस इवेंट को ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले, बिकॉज आई वॉज वेटिंग। तन्मयदा, लेट मी टेल यू कि आपके सेशन के लिए मैं बहुत वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे जितना अभी आपसे जानने को मिला है, हम अभी 1 घंटा फोन पे बात कर रहे थे, एंड ट्रस्ट मी, ये सीए, एनआरसी और एनपीआर का चक्कर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या बताऊं। लेट मी गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट तन्मयदा। मुझे नहीं मालूम था ये इतने हम्बल और इतने पोलाइट हैं। पीपल्स रिव्यू के एडिटर हैं ये, जर्नलिस्ट हैं पेशे से। खुद को एक्टिविस्ट नहीं बोला इन्होंने, लेकिन जो इनका काम है सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेके, तो इनका रुझान पता चलता है, इनका जो डेडिकेशन है इस एक्ट को लेकर कि ये सही है, ये चलता है। ही हैज गिवन हिज हार्ट, सोल, माइंड, एवरीथिंग। वेलकम टू आवर आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 170th डे में। अ लिटिल इंट्रोडक्शन तन्मयदा अबाउट यू एंड देन वील प्रोसीड। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ एंड आई बिलोंग टू वेस्ट बेंगल। আমি বাঙালি আর এই আন্দোলনটার সাথে বা এনআরসি বিরোধী লড়াইয়ের সাথে আমি বোধহয় 2017 থেকে বা 16 থেকে আমি ফলো করছি। And I have been following the trends of different movements that have been taking place throughout India, from Assam to West Bengal to Shaheen Bagh, and I'm, for a matter of fact, I'm a couple of minutes away from Shaheen Bagh, where Shaheen Bagh is located. So I was quite involved in making a photo. I was trying to make a documentary, a photo shoot of entire Shaheen Bagh and anti-CA movement in Delhi. और इसके तहत मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे फोटो क्लिक किए, बहुत सारे वीडियोस बनाए और उसकी डॉक्यूमेंट्री का काम अभी पूरा नहीं हो पाया। बट जरूर एक चीज और थी कि मैं हमेशा कानून को पढ़ा और मेरे जैसे कुछ लोग और हैं जो हम लोग कानून को पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या डिमांड सबसे रेडिकल हो सकते हैं और सबसे जरूरतमंद हो सकते हैं एक वक्त के लिए। तो ये आप सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से राब्ता कर सकूँ इस मसले पे। शुक्रिया तो हम आपका करेंगे, क्योंकि सीरियसली अभी मैं इनसे फोन पे बात कर रही थी और मेरा 4-5 पन्ना लिखते लिखते भर गया और मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं सीरियसली ओपनली मैं बोलती हूँ कि 8 महीने से ये प्रोटेस्ट चला रही हूँ, बट जो जो बातें इन्होंने मुझे अभी बताई है, मुझे सीरियसली इसका इल्म नहीं था। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो हमारा थीम है, जो हम रास्ते में बोल रहे थे, हम अभी तक नारा लगा रहे थे कि सीए को स्क्रैप करो, सीए को स्क्रैप करो। तो तन्मयदा का ये मानना है कि सीए अगर स्क्रैप हो भी जाता है, तो जो एनआरसी का जो तलवार है
वो हमारे सर पर मंडलाता ही रहेगा। मैं शुरुआत करूंगी, अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने सीएए को एंटी हिंदू बताया है। जो रास्ते पे जी हिजाब डाल के औरतें आई, बहुत सारे, ज्यादातर हमने देखा कि एक एक अलग ही तबका प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसा दिखाया गया था, इतना कॉम्युनल कर दिया गया था कि इससे खतरा सिर्फ एक कौम को है। लेकिन आप बता रहे हैं कि ये एंटी हिंदू है। तो पहले आप ये बताइए कि ये एंटी हिंदू कैसे है। तन्मयदा, टू यू। जी देखिए, जैसे मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुछ दिखाया जाता है हमेशा। हाथी के दांत कुछ दिखाने को होते हैं और खाने के कुछ अलग होते हैं। तो एक्चुअली फिर सी हमें है, और कोई भी कानूनी मसले को समझना है तो हमें जाना पड़ेगा उसके टेक्स्ट पे, उसकी रिटन लैंग्वेज पे। ठीक है, कौन क्या कह रहा है। कोई वजीर आ जाता है, कोई वजीर आला आ जाता है, कोई बड़े सियासती मसले खड़े करने वाले लोग आते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, उनके मुंह से निकली हुई कौन सी जुमला क्या है, इस पे हम अमल ना करके अगर हम अपना पूरा पूरा होश से, इफ वी फोकस ऑन द लॉ इन इट्स रिटन कोड, तो हम देखेंगे व्हाट इज रिटन देयर। ওখানে লেখা কি আছে। The entire law of this CA 2019 was projected that कि ये हिंदुओं को, जो अमित शाह ने कहा था कि पहले हम क्या लाएंगे उसके बाद एनआरसी करेंगे, तो हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद मुसलमान जो या इन्फिल्ट्रेटर्स जो होंगे उनको हम एनआरसी से निकाल देंगे। बट मेरा कहना है, अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता की क्या जरूरत है? वाई यू वांट टू हैव टू बी सिटीजन अगेन? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओके। हमारे संविधान में जो सिटीजनशिप एक्ट अडॉप्ट किया गया 1955 में, उसमें 3 तरीके से सिटीजनशिप आपको होने के वो रखा गया था कि आप सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन और सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। यहाँ पे आके इन लोगों ने कहा क्या कि अब जो हम सीए 2019 ला रहे हैं ये हिंदुओं के लिए है जो रेफ्यूजीज हैं फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन इस कानून को ऐसा रखा गया कि जब एनआरसी होगा, जब एनआरसी होगा तो जो हिंदू निकल जाएंगे वो इस कानून के तहत वापस आ सकते हैं। या जो गैर मुसलमान है, मैं गैर मुसलमान कहूंगा, जो गैर मुसलमान कौम के इंसान, whichever non-Muslim is excluded from the CAA will get back into the system through the I mean whoever is excluded by the NRC will get back through this CAA 2019. But if you read the law, if you read the law, मतलब जो अमेंडमेंट होकर पार्लियामेंट में पास हुआ है, मैं तो उसी को लेके बात कर सकता हूँ ना। जो किसी ने अपने दिल से कहा है, दिमाग से कहा है, उस पर मैं अमल नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉ नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? जो लिख के पास हुआ है। अब जो लिख के पास हुआ है वो 2-2.5 पन्ने के अंदर पूरा चीज समेट सकता है। तो उसका सबसे पहला जो हिस्सा है, अगर सीए 2019 को कोई पढ़ता है तो उसका सबसे पहला है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में ही सब कुछ बताया गया है कि, मैं लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ूंगा, provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before the 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government, I repeat, who has been exempted by the central government by or under clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Entry into India Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act. That means किसी को citizenship की बात नहीं की गई है। इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा किसको? जो दिस पॉइंट, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किसको मिला? एग्जेम्पशन मिला 2015 में और 2016 में। 2 अमेंडमेंट्स हुए हमारे फॉरेनर्स एक्ट में 1946 के और 1920। डिस्टर्बेंस आ रहा है। पासपोर्ट एक्ट 1920 है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, उसका रूल्स बना था 1950 में। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक छोटा सा फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट है
एक लॉ आता है, একটা আইন আসে, সে আইন, that law is created by the parliament. हमारे पार्लियामेंट में 2 कक्षों राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, बट उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, हाउ विल यू इंप्लीमेंट दैट लॉ, कौन आएगा, कौन ऑफिसर काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये लॉ में लिखा नहीं जाता। करेक्ट, इसके लिए रूल्स बनते हैं और रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है, बट इट हैज टू बी इन द सेम लाइन पे जो रूल्स बनते हैं उसी रूल्स को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1920 के पासपोर्ट एक्ट के रूल्स जो 1950 में बने थे और फॉरेनर्स एक्ट 1946 को अमेंड करके किसी चीज को घुसाया गया। क्या घुसाया गया कि कोई इंसान जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से कोई भी शख्स हो जिस पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, पहले अफगानिस्तान का नाम नहीं था, वो 2016 में रेटिफाई करके घुसाया गया, अमेंड करके घुसाया गया। इन तीनों मुल्क में अपने मजहब के वजह से जिन पे परसिक्यूशंस हुए, जिन पे जुल्म हुए, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে ধর্মের কারণে, they can come to India, if they have come to India and have informed the government कि मैं आया हूं, मैं रिलीजियस परसिक्यूशन से आया हूं। कहां इन्फॉर्म करेगा? FRRO बोल के एक जगह है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO। जो FRRO में आके लोगों ने कहा कि मैं अपने ऊपर मजहबी वजह से होते हुए जो जुल्म हो रहे थे मेरे ऊपर, इसके वजह से मैं यहाँ भाग के आया हूं और मैं यहाँ आपके पास, यहाँ पे मैं अपने लिए जगह मांग रहा हूं, पनाह मांग रहा हूं, तब तक के लिए जब तक कि ना मेरे मुल्क में हालत सही हो जाए या मैं घर वापस ना जा सकूं। अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को एक लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया कि आप रह सकते हैं, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं, आप रह सकते हैं। सिर्फ इन लोगों को, ये रजिस्टर्ड नंबर है 31,330। ये किसने कहा? yes. ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने कहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 नाम से जब ये आया था, इस पे पार्लियामेंट के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे आके उन्होंने कहा था कि सिर्फ 31,300 लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए। अभी नौशीन, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये पता होगा कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अपीयर करना चाहते हैं, यू हैव टू बी ग्रेजुएट, राइट? बट डज दैट मीन कि आप ग्रेजुएट होंगे तो आप यूपीएससी पास कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्वालिफाई कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, बट दैट डजंट गारंटी यू दैट यू विल गेट अ सिटीजनशिप जॉब। एग्जैक्टली। तो ये 30,330 लोग भी सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है। इन 31,313 में भी वेरिफिकेशन होगा कि ये लोग जब से रह रहे हैं, इनके नाम पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये कोई फॉरेन एजेंट तो नहीं है। आप ऐसे नहीं दे सकते ना सिटीजनशिप। वो भी पॉइंट्स अगर आप उस जेपीसी के रिपोर्ट को निकाल के पढ़ें, और इस जेपीसी के रिपोर्ट को आज मैं अपने एक आर्टिकल में कोट कर रहा था, पॉइंट 2.21 टू 2.26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2.17 टू एक्चुअली 2.17 से अगर आप 2. और तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसी को सिटीजनशिप देने का कुछ बात नहीं हो रही है। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? ताकि हिंदुओं, गैर मुसलमानों को लगे if we participate in the NRC, if we give our names in the NPR, we will be safe, nothing will happen to us। और ये होने से क्या हो जाएगा, इन लोगों के पास, इन लोगों को एक्चुअली एनआरसी से एक्सक्लूड किया दिया जाएगा। मुसलमानों की बात है, मुसलमानों को तो हर तरीके से सियासत में ये जो सियासती निजाम बनाया गया है, इसमें मुसलमानों को तो हर चीज में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सिटीजनशिप तो एक पार्ट है उसका, उसे छोड़ दीजिए। आप हर मसले में देखिए, आप बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, कल तो सुना के लिए गया था, नाई का काम करता है बंदा, उसका हाथ काट दिया किसी ने आड़ी से। वो तो सिटीजनशिप मांगने नहीं गया था, वो तो वहां पे गया था नौकरी मांगने, काम की तलाश में, उसका आड़ी से हाथ काट दिया। तो परसिक्यूशन द मुस्लिम्स पे हर एक मसले पे है, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए सिटीजनशिप से डीलिंग करें तो देखेंगे कि सिटीजनशिप का इशू एक्चुअली बहुत बड़ा है। 90% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। जिनके पास पैसे नहीं है उस सबको अफेक्ट कर रहा है। जो घूस देके, पैसे खिला के अपने आप को सिस्टम में वापस नहीं ला सकते, उन सब पे अफेक्ट कर रहा है। इसको कहेंगे, अगर इफ यू आर सेइंग कि क्या ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये जो अटैक है ये बेसिकली उस तबके पे हुआ है जो मेजॉरिटी, जिनके पास
लेट मी मैं व्यूअर्स को बताऊं, आपने जो यहाँ बताया है मैं इनको क्लियर करती हूँ। मैं वापस उसी से वहीं से शुरू करूंगी जहां जहां आपने रोका है। जी एक्चुअल में तन्मय का जो बोल रहे हैं, व्हाट ही हैज सेड, कि कोई भी चीज को अगर हम एक एग्जाम कर देने जाते हैं तो हमें ऑफिस से पहले ठप्पा लगवाना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो 2016 में जो कैब हुआ था उसमें इन्होंने जो डेटा दिया है, इन्होंने नहीं दिया है, ये गवर्नमेंट डेटा है, राइट। 31,313 को सिटीजनशिप मिली है, सिर्फ 31,313 313 जो डेटा यहाँ पे है। 313 312 313 ओके 313 31,313, इसमें से भी जो राइट 31,000 में जो थोड़े 300-400 जो भी हैं, उसमें भी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि सबको सिटीजनशिप मिलेगा। तो 85% ऑफ द कम्युनिटी जो लोग हैं, ये तो भूल ही जाए कि उनको ये सिटीजनशिप मिलने वाला है। तो तन्मय का जो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट है, जो शुरू में मैंने बोला था कि इन लोगों ने बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा किया है, इसको दिखा दिया है कि मुसलमानों को, एक तबके को इससे प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में 90% लोग जो गरीब हैं, जो गरीब और गुर्बत का कोई धर्म नहीं होता, पॉवर्टी का कोई धर्म नहीं होता, जिनके पास जो काला बाजारी होगा ना अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो काला बाजारी होगी, जिनको ये वेरीफाई करने के लिए पैसे नहीं होंगे, ये वो उनके लिए बनाया जा रहा है। और उधर से फिर स्टार्ट करें तो कि जो आप बोल रहे थे कि इसको मुस्लिम एंटी मुस्लिम दिखाया गया है, उधर से आप फिर कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और डालना चाहता हूं। तो सीए 2019 लेके हमने हवा उठ गया कि ये सीए 2019 एक बहुत बड़ा मसला बन गया। हम लोग सब इसको लेके सड़क पे उतरे, बहुत लोग उतरे। और जैसे सबसे बड़ी, मैंने इस मूवमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं जो जिस चीज को मानता हूं, ये सीए 2019 के मूवमेंट लेके आपने जब पूछा, तो मैं इसके एक चीज को सबसे बड़ा अचीवमेंट, मुसलमान औरतों को अपने नाम पे होने वाले सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के एक नए तरीके का मूवमेंट बना के अपने आप को एक नया बीकन ऑफ होप, जिसको मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ, एक उम्मीद का किरण बना के उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडिया में पॉलिटिकल एंटिटी में, कि वी आर नॉट बिहाइंड। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा लेसन था, एक बहुत अच्छा हमारे लिए लेसन था। लेकिन अभी मैं बात करूंगा सीए 2019 की। जब हम लोग सीए 2019, when we started talking about CA 2019, we have been talking about that this is an act that is going to attack the Muslims because they will not be granted citizenship. But as I told you, no one will be granted citizenship under this as per the law, and यही वजह है कि आज तक मोदी सरकार ने इस लॉ का रूल्स को बाहर पब्लिश नहीं किया। 6 मंथ्स का टाइम होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि लॉ आने के बाद आपको रूल्स बनाना पड़ेगा। सीए 2003 आया था दिसंबर 2004 में, लेकिन 10 दिसंबर 2003 में उसका रूल्स निकल गए थे। तो रूल्स कभी भी बना सकता है, अगर ब्यूरोक्रेसी ने पढ़ लिया है लॉ, तो वो अपने हिसाब से रूल्स बना के निकाल सकता है, उसको पार्लियामेंट में रेटिफाई हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि लॉ निकलने के बाद। लेकिन सीए 2019 एक एक एक, एक ऐसा लॉ है, एक वाहिद ऐसा लॉ है जिसका रूल्स 6 महीने तक निकल नहीं पाया। जनवरी में गैजेट में नोटिफाइड हुआ, लेकिन जून तक नहीं निकला, और डिलिबरेटली नहीं निकला। और अब सरकार ने एक्सटेंशन मांगी। व्हाई? क्योंकि अगर रूल्स निकलेगा तो पता चलेगा दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। दूध का दूध, पानी का पानी होने से what will happen is that their conspiracy will be exposed that इसके अंदर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलता। फर्स्ट। सेकंड, मैं जो चीज आपसे इससे पहले कह रहा था, सीए 2019, मान लीजिए हमने सबने डिमांड किया सीए 2019 को हम लेट अस स्क्रैप इट। चलिए स्क्रैप कर देते। स्क्रैप करने का प्रोसेस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। स्क्रैप कर देते हैं सीए 2019, तो क्या हम बच गए? आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि सवाल मैं बिल्कुल ही नहीं हर बचे। किसी से पूछूंगा, क्योंकि आज से 17 साल पहले CAA 2003 लाया गया था। बहुत बहुत उस खंडा हुआ था उस पर।
ये कह के कि ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लाया है, यानी पीपल कैन नाउ अवेल dual citizenship in India and they can remain citizen of other countries. So this is basically made for the upper caste section, the upper caste upper class section. जो लोग मोबिलिटी के तहत अमेरिका, कनाडा, यूएस, सॉरी यूके, यूरोप में बस जाते हैं, बट नॉट फॉर दोज कि जो लोग माइग्रेंट लेबर का काम करते हैं मिडिल ईस्ट में, या जो जो मिडिल ईस्ट जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, उनके लिए नहीं। तो ये ओसीआई के नाम से जब चल रहा था सीए 2003, उसके अंदर दो अजीबोगरीब चीजें घुसाई गई। उस टाइम पे सरकार में थे हमारे वजीर आजम थे वो, और उस वक्त हमारे बंगाल के सूबा में बाएबाज लोग पावर में थे। तृणमूल कांग्रेस ऑपोजिशन में थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दीदी हमारे वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे। तो सीए 2003 का बड़ा मजेदार चीज ये है कि सीए 2003 को लेके कमेटी बैठी, पार्लियामेंट की कमेटी ऑन होम अफेयर्स। 107 नंबर कमेटी का रिपोर्ट है जो 10 दिसंबर को दिया गया पार्लियामेंट। इसके चेयरमैन थे, लाइन डिस्टर्ब नहीं हुआ शायद, इसके चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी। तो उस कानून के अंतर्गत जब बात चल रही थी, वो कानून को देखा गया और उस कानून को लाया गया और उस कानून को पास किया। इस कानून में क्या था सीए 2003, किसी को नहीं पता, किसी ने सोचा भी नहीं। सिर्फ वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट, सिर्फ वेस्ट बंगाल के इमिग्रेंट मतलब रिफ्यूजी मूवमेंट के लोगों को पता था इस एक्ट के बारे में, और वो लड़ रहे थे। सुकृति रंजन विश्वास, इज अ सेप्टुजेनेरियन, बहुत ही सीनियर इंसान है, और he has been fighting since a long time against CA 2003 and NRC, क्योंकि वो के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो किसी को नहीं पता। तो इस कानून में क्या लाया गया? पहले सेक्शन 2 में दो चीजें लाएंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इमिग्रेंट कौन है? इलीगल माइग्रेंट कौन है? इलीगल माइग्रेंट इज समवन जो, अगर मैं लीगल डेफिनेशन उसका पढ़ूं तो, who has entered India either with valid documents like passport, visa लेके आया, but he didn't go back after the period validity expired, they didn't go back. First, second, those who came without valid documents and have stayed here. Now this is very ambiguous. क्यों? क्योंकि इंडिया के सिटीजन कौन है ये समझने के लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, आप में से कोई भी सिटीजन नहीं। क्यों? अगर हम सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ें, थोड़ा सा कानून को पढ़ें, तो सिटीजनशिप एक्ट, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन पहले 2003 ने कहा कि हम इलीगल माइग्रेंट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। लोगों को लगा आया होगा, कोई रह गया होगा, बस गया होगा, उसको निकाल देंगे, मतलब वो नहीं होगा सिटीजन, ही इज इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, कोई होगा, आया होगा इधर उधर से। और दूसरी बात उन्होंने कहा, जो दूसरा सबसे खतरनाक चीज उन्होंने ऐड किया, वो सेक्शन 14A। Clause 14A कहता है that the central government has to mandatorily create a National Register of Indian Citizens, NRIC. NRIC वो बताएगा कि इस देश में सिटीजन है या नहीं है, कोई है या नहीं है। That means till 2003 वाला ये इनैक्ट लॉ हमारे लिए क्या किया, इसने एक सिस्टम बनाया कि इस देश में सारे लोगों के सिटीजनशिप इज डाउटफुल until an NRC happens। ये उसने प्रोविजन दिया। सरकार में, हुकूमत में कोई सी भी सियासती पार्टी रहे, कोई सी भी पार्टी रहे, उसे एनआरसी करवाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इन द लॉ। बीजेपी इज ओनली कम्युनली पोलराइज्ड एक्सरसाइज, द अदर्स विल नॉट, बट एनआरसी उन्हें कराना पड़ेगा। एनआरसी कराने के लिए जो रूल्स दिखता था, उसमें सबसे पहला चीज था एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दैट मीन्स कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन है ना है, और वो कहाँ के पैदाइश है उनका, उनके वालिद के कहाँ पे पैदाइश है, ये सब बात पता चल जाएगा, इनका लिस्ट बन जाएगा। देन दैट विल बिकम अ एनपीआर, पॉपुलेशन रजिस्टर, और उस रजिस्टर के बेसिस पे एनआरसी बनेगा। बैकएंड में काम होगा, बैकएंड में डेटाबेस को वेरीफाई किया जाएगा और उसमें से एनआरसी से लोगों को निकाल दिया जाएगा। 2003 में ये एक्ट आया, 2019 तक भी लोगों ने इस चीज की कोई जिक्र नहीं की। बात एनआरसी की तब हमारे आया, कानों पे तब आई ये बात, जब असम में, इफ यू रिमेंबर that in Assam they had an NRC exercise which was completed on 31st August 2019।
उसका फर्स्ट ड्राफ्ट निकला, फाइनल ड्राफ्ट निकला था जुलाई 2018 में, जिसमें 40 लाख लोगों का नाम निकल चुका था। और उसके बाद जब फाइनल हुआ तो 19 लाख लोगों का नाम निकला गया, जिसमें 12.5 लाख हिंदू हैं, बंगाली हिंदू, करीबन 6 लाख उसमें बंगाली मुस्लिम है, बंगाली मुस्लिम, कुछ उसमें गोरखाज हैं, कुछ आदिवासी भी हैं। तो ये लिस्ट 2019 में निकला। तब हम लोग कहने लगे कि एनआरसी, ऐसा एनआरसी हमारे यहाँ भी होगा, हमें भी निकाला जाएगा। तो हम लोग सोचने लगे कि 1971 के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं इनसे, मतलब हमसे भी 1971 के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक्चुअली ये भी एक गलत सोच था, क्योंकि एनआरसी असम वाला इट टुक प्लेस अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये मोदी ने भी कहा, मोदी जी ने भी इस बात को हमारे वजीर आजम ने दिल्ली में 22 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने एनआरसी का कोई प्लान नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कराया असम में, वो सुप्रीम कोर्ट जा। आधा सच ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। और 1971 का कट ऑफ डेट आया था अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड, that was between the government of India and some parties fighting for Assamese rights in Assam. उसके हिसाब से 25 मार्च 1971 कट ऑफ डेट, इंडिया के हिसाब से नहीं। दिस इज ओनली फॉर असम। असम का सिटीजनशिप के एक्ट में और बहुत सारे प्रोविजंस है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ इस टाइम, वो बोलने लगूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। बट इट वाज ओनली फॉर असम। इंडिया के लिए फिर क्या है? अब इंडिया के लिए अगर आप देखने जाएंगे तो मजेदार बात यह है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप सिटीजन है कि नहीं, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जैसे डिफाइन करता है, दैट इज आर्टिकल 6B इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ यू रीड 6B, उसमें लिखा गया है जो लोग इंडिया में 19 जून 1948 से पहले इंडियन यूनियन जो बना है, जो ब्रिटिश इंडिया में रहते थे, मतलब इंडियन ओरिजिन लोग जो ब्रिटिश इंडिया से डिफरेंट टेरिटरीज से, जो पाकिस्तान बन चुका था, वहां से इंडिया में 1948 के 19 जून तक आ गए, they will be considered as citizens during the time of adoption of the constitution। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हम ले रहे थे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट प्रेमस उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। Now who are that people? Who is that people? Who are they? Who all are those people? So those people are those who have entered the Indian Union, territory of Indian Union on or before 1948 June 19। तो इस लोगों के लिए आपको अगर कागजात लाना है 1948 के पहले का, इफ यू डोंट हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, फर्स्ट अगर आपके पास 1950 के 26 जनवरी से लेके, इफ यू आर बोर्न बिटवीन 1950 26 जनवरी टू 1 जुलाई 1987, तो बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपका बर्थ प्रूफ कर देगा कि आप इंडिया में बोर्न है, यू आर अ सिटीजन। अगर आपके पास वो बर्थ सर्टिफिकेट है तो डरिए नहीं, यू आर सेफ। बट मेरे देश के 90% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो 1969 में आया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के साथ, और 2002 तक वो पॉपुलर हुआ भी नहीं। लोग सोचते थे 10th का मार्कशीट में है ना, 10th के मार्कशीट में है ना, सर्विस रिकॉर्ड में है ना, सरकारी नौकरी में जाते थे वो कुछ भी मन से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवा लेते थे, तो और 80 साल की उम्र तक भी हर चीज थी उस टाइम में, वो करते थे, क्योंकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉब्लम है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होने से आप बोर्न इन इंडिया प्रूफ नहीं कर पाए, और दैट 90% लोगों के पास नहीं है। 90% लोगों के पास 1948 से पहले का कागजात भी नहीं है, कि वो ये दिखाए कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो चलो 1948 के पहले हमारे बाप दादा ने जो मकान खरीदा उसका पेपर्स दिखा दे, बिल दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता। तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो एक आर्गुमेंट तो इसका मतलब क्लियर होता 90% है, ऑफ पीपल आर एक्चुअली इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया। उसको उनको घूस खिलाना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, उनकी लाइफ की बेस खराब हो। और यही बात करते करते जब मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि देयर इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड दिस एनआरसी, कि ये एनआरसी आया भी था उस टाइम पे इकोनॉमिक रीजन, उस पर भी मैं बाद में आता हूँ। लेकिन ये एनआरसी अगर रहेगा, एनआरसी अगर 2003 का एक्ट रहेगा, तो एनआरसी रहेगा, मतलब सबको प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू पेपर्स, कहने से नहीं, पेपर्स। और चूंकि कोई प्रूफ नहीं कर पड़ेगा, सीए 2019 को अगर मैं आज स्क्रैप कर देता हूं, तो मेरे जो ये 31 13 लोग क्वालिफाई किए थे, ये डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। बट एनआरसी स्टिल रिमेन्स, एफडीआर स्टिल रिमेन्स। आई हैव लाइक, हाँ मैं बोल रही थी, अगर आपके इस सारा जो आपने बोला अभी, इसके तहत अगर हम लोग जाते हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। हम लोग एक
Can you hear me? Am I audible? नौशीन आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, कोई बताएगा जो those who are watching, can anyone tell me that मेरी आवाज आ रही है या नहीं? Tanmaya, can you hear me? Okay, fine. I think this session is too in. Okay, तन्मयदा, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नाजिया, can you कुछ tell me? साउंड Am में I? प्रॉब्लम आ रही मुझे। Anyone, those who are watching with me, मेरी आवाज जा रही है? आप सुन, या आई कैन हियर यू नाउ। ओके, थैंक यू विश्वरूप, थैंक यू विश्वरूप भट्टाचार्य जी, सॉरी। अच्छा, आपने जो आर्गुमेंट दिया है उससे ये समझ में आता है, अभी हमारी पहले भी बात हुई थी इससे पहले, कि भाई जिसे देश छोड़कर जाना था, अगर बाय बर्थ हम लोग देखें 1948 से पहले 19 जून, जो भी आपने डेटा दिया है, 6E सेक्शन ABC, जो भी आपने दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि जो जिनको वो ऑलरेडी जा चुके थे जी, ये कौन एग्जैक्टली, तो उस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो वी रैप अप बिकॉज वी ऑलरेडी क्रॉस 25 मिनट्स आई बिलीव, तो उस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। मेरा सवाल आपसे ये है, एंड यू विल रैप अप, कि एंटी हिंदू आप कर रहे हैं, और हम लोगों को जैसे दिखाया जा रहा था, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कि ये एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के खिलाफ है, कि इनको डी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, इनसे फंडामेंटल राइट्स ले लिया जाएगा, इनको वोट देने जी, को नहीं मिलेगा, सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख देंगे। तो आप जी, बोलते हैं अगर ये एंटी हिंदू है तो ये तो प्रो मुस्लिम हो नहीं सकता, तो जरूरी राइट। नहीं है कि कोई चीज प्रो एंटी हिंदू हो नहीं तो है, वो प्रो एंटी मुस्लिम हो। मुस्लिम है। हाँ, तो थ्रो कहिए सम जी। लाइट ऑन दिस, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। पहली बात, ये एक्ट एंटी, मैं इसलिए थोड़ा सा रैप अप करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इकोनॉमी पे बोल दूं। इस लॉ को लाया क्यों गया, एनआरसी को लाया क्यों गया, क्यों इजाद किया गया एनआरसी का? हम तो एनआरसी के बिना भी जी रहे थे। आपको अगर वेरीफाई करना था वोटर लिस्ट से, कुछ से चेक करके देख सकते थे, कोई कोई प्रोसेस आप बना सकते हैं, ये तो होता ही है, हो आपके लिए होता थी। लेकिन आप एनआरसी सोचा क्यों, कि क्यों आपने सोचा कि लोगों की नागरिकता हम छीन ले, क्यों उनको शहरीपन से छीन ले, क्यों उनका सिटीजनशिप छीन ले? बिकॉज आपने, you have to understand that Indian polity is funded by big corporates, और उन बिग करेक्ट, कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि हमारे जो खर्चे हो रहे हैं, इस टाइम वो क्राइसिस में है, आप देख सकते हैं सारे इंडस्ट्रीज कह रहे हैं कि हमारे पे पैसे नहीं, उन पे पैसे बहुत हैं पर उन पे सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो वो क्या करना चाहते हैं कि अगर एनआरसी हो जाता है, मान लीजिए मेरे आपके एरिया में 10 लोग खड़े हैं, 10 गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, दिन के एंड में सुबह सुबह आके खड़े होते हैं कि हमें पेंटिंग के लिए ले चलो, हम घर में पेंटिंग कर देंगे। तो मान लीजिए 10 लोग खड़े होते हैं, 10 लोग 500 रुपए रोज मांगते हैं काम करने के, 500 रुपए दिहाड़ी उनका, 500 रुपए में वो खड़े होते हैं सड़क पे। अगर सिटीजनशिप एनआरसी के तहत 5 का सिटीजनशिप चला गया और 5 का रह गया, तो इन 5 को 500 रुपए मांगने का, बार्गेनिंग करने का हक भी चला जाएगा इसके साथ साथ, क्योंकि वो करेक्ट, सिटीजन नहीं है, वो बार्गेन नहीं कर सकते। जब वो करेक्ट, बार्गेन नहीं कर सकते तो जो उसे हायर कर रहा है वो कहेगा कि भाई मैं 500 नहीं, 250 दूंगा, 200 दूंगा, 100 दूंगा, क्या आप करोगे काम? तो वो कहेगा कि भाई पेट चलाने के लिए तो इतने में ही करना पड़ेगा, मैं करूंगा काम। तो जब ये 5 200 रुपए में या 250 में काम करेंगे तो क्या ये बाकी 5 को 500 में काम मिलेगा क्योंकि ये सिटीजन है? नहीं। करेक्ट, मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको रेट घटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली एकदम जो 500 एकदम रुपए का एकदम लेबर रेट था वो एकदम घट के 250 रुपया होगा। ये एकदम। बड़े स्केल में अगर आप सोचे तो अरबों खरबों का प्रॉफिट है इस चीज के पीछे। और अगर आज के डेट पे आप डिटेंशन सेंटर भी सोच रहे हैं, डिटेंशन सेंटर लेके इतनी लड़ाई हो गई है इंडिया में और फॉरेन में भी बात गई है, इसके बाद इतने आसानी से हमारे लॉकडाउन के टाइम पे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन हो गया और लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया या घूमने निकलने या घुसने नहीं दिया गया। ये कितना अच्छा प्रैक्टिस है कि कल आपको डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पूरा का पूरा एरिया ही क्वारंटाइन हो सकता है। सेकंड पॉइंट पे आता हूं कि एंटी मुस्लिम तो हर लीगल लेजिस्लेशन है यहाँ का,
कोई भी लेजिस्लेशन सीए 2019 भी प्रो मुस्लिम नहीं है, एंटी मुस्लिम है। बट सबसे बड़ी बात है, क्या हम उस प्लेग्राउंड में खेलेंगे, क्या हम उस गेम को खेलेंगे जिसके रूल्स वो हमारे लिए सेट कर रहे हैं, या हम उस गेम प्लेग्राउंड में खेलेंगे, उस गेम को खेलेंगे जिसके रूल्स हम सेट कर रहे हैं। अगर वो उस चीज को एंटी मुस्लिम दिखाएंगे तो उनको पोलराइजेशन करने का मौका मिलेगा। वो ये कहेंगे देख नहीं मिल रही, हम तो तुम हिंदुओं को दे रहे थे सिटीजनशिप, बट मुस्लिम्स ने नो सीए करके उन्होंने रोक दिया है। दिस इज व्हाई यू शुड जॉइन अस, फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, किल देम। एंड दैट हैज व्हाट हैपेंड इन दिल्ली इन द 2020 पोग्राम जो फरवरी में हुआ। क्योंकि ऐसे हेट्रेड पैदा किया गया, लोगों के अंदर हेट्रेड बहुत धीरे धीरे पैदा किया जाता है, बहुत मशक्कत के साथ किया जाता है कि आओ आप इनको मारो, इनको काटो। एंड दैट दे हैव बीन डूइंग सिंस उधर। सो अब होगा क्या, इफ वी कंटिन्यू ऑन द सेम पार्ट कि सीए 2019 को खारिज करो एंड इट इज एंटी मुस्लिम, ठीक है। अगर वो खारिज हो भी जाता है, एनआरसी तब भी होगा। एनआरसी तब होगा तो मुसलमानों के ऊपर ही ब्लेम आएगा कि देखो एनआरसी तो हो रहा है, सिटीजनशिप 2019 चला गया इसलिए तुम्हें नागरिकता नहीं मिल रहा, ये तो मुसलमानों ने करा। एनआरसी का खतरा तब भी नहीं टला, दूसरा पोलराइजेशन तब भी रह गया। तो सबसे पहले जो डिमांड आज के डेट में उठाना चाहिए व्हिच इज अगेंस्ट सीए 2003 एंड सीए 1986, जिसने पहली बार कंडीशन टू बाय बर्थ सिटीजनशिप पे डाला। तो ये सीए 2003 एंड सीए 1986 को जब तक आप स्क्रैप करने की बात नहीं करेंगे, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह अमेंडमेंट लाके एक नया नागरिक कानून बनाया जाए, एक नया सिटीजनशिप कानून बनाया जाए, जिसके तहत हर इंसान को लास्ट माइल तक कनेक्टेड पीपल इंडिस्क्रिमिनेटली, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, एनीथिंग, इनडिस्क्रिमिनेटली लास्ट माइल तक जो खड़ा हुआ इंसान है, जो गरीब आदमी है, जो सड़क पे रहता है, जीता है, उसको भी मैं सिटीजनशिप दूं एक कट ऑफ डेट बना के, और एक ह्यूमन सिस्टम रखूं कि कल अगर कोई मेरे देश में भाग के आता है किसी देश से और आके कहता है कि मुझे सिटीजनशिप दे दो, तो शायद मैं उसके लिए जैसे यूएस यूके में सिस्टम होता है वैसा एक सिस्टम रखूं। लेकिन अब तक जो है उन सबको सिटीजनशिप देना पड़ेगा, इसके लिए कानून हमें बनाना ऐसा पड़ेगा। हमारा डिमांड पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव से हटके कि हम 2019 अगर कट जाए एनआरसी तब भी होगा, इसलिए 2003 और 1986 को भी जाना पड़ेगा और सिटीजनशिप बाय बर्थ गारंटीड करना पड़ेगा, पेपरलेस करना पड़ेगा, अनकॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। जो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसके पास वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है, he is or she is a bona fide citizen of India. We should not complicate that with the NRC. एनआरसी अगर आपको बनाना है कि ये सिटीजनशिप, तो वो सिटीजनशिप आपका वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके बेसिस पे आपने बनाना। वो अलग मसला है, उसका बेसिस। लेकिन जिन लोगों के पास है दे आर सिटीजन। एक बार अगर गैर मुसलमानों को पता चल गया कि सीए की वजह से उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल रहा, एनआरसी में उनका ही नाम सबसे पहले कटेगा, तो दे विल जॉइन हैंड्स विद द मुस्लिम्स एंड दैट विल क्रिएट यूनिटी which will actually change the political direction of this country. And that is what we should aim at. That is where we can defeat them, because we cannot defeat them by playing the Muslim game. We have to defeat them by playing a united India game, where we are united against them, who are a very handful of people who are trying to exploit us and divide us. That's what my thoughts are, and I thank you very much. और सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात रास्ते में आप लोगों ने हिस्सा लिया। क्या आप लोग सवाल लेते हैं? फिलहाल तो नहीं, अभी थोड़ा सा सवाल में आज का जो सेशन रहेगा, वील गो थ्रू द कमेंट्स एंड देन वील सी कि क्या ये है, एंड आई लेट यू नो तन्मयदा, क्योंकि ऐसा बता दूं, इसको थोड़ा सम अप कर दूं मैं कि ये इतनी जल्दी इतने एक छोटे से 20 मिनट आधे घंटे के सेशन में समझ में नहीं आने वाला। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और आपने अपना इतना ज्यादा टाइम दिया है, बट इसको एक एक 2003 में जाना पड़ेगा, फिर मतलब क्या क्या चीज, और उन लोगों ने 2.5 पन्ने का, आप जैसे बता 2.5 पन्ने का लाके इसको, सिर्फ मुझे जो आपकी बातों से लग रहा है कि इट इज अ क्लास वॉर। ये कुछ नहीं है, ये गरीब विरोधी है, इससे सिर्फ नुकसान होने वाला है गरीबों को, इसका कोई धर्म भी नहीं है। इसको धर्म का चोला पहनाकर ये लोग बेच तो रहे हैं, लेकिन ये धर्म का भी कोई लेना देना नहीं है कि सब आने वाले हैं।
और ये क्लास का लेना देना है बस, इसका आपका डेवलपमेंट से किसी से नहीं है। और आपने एक और बात कही कि सारा जो खेल इनका होता है, कहीं ना कहीं इनका जो होता है ना कि इकोनॉमी जुड़ी होती है, ठीक है। राइट तो ये सारा है कि चीप लेबर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, डिटेंशन सेंटर्स भी नहीं बनाएंगे, और ये जो फंडामेंटल राइट जो गरीबों से लेने वाले हैं कि उनको बार्गेन का भी हक उनसे चले जाने वाला है। तो ये पूरे ठीक है तौर पे जी ये एंटी ह्यूमन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तन्मयदा, इट इज राइट एंटी ह्यूमन, ठीक है। तो हम लोग राइट अब आपसे मेरी बहुत बात हुई थी, वील रैप अप। आप दो मिनट लीजिए। आई हैड अ वंडरफुल सेशन। मैं ये बोल दूं कि मुझे इसको कम से कम 4 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर इनवाइटिंग यू तन्मयदा टू दिस पर्टिकुलर सेशन, लाइव सेशन, आवर क्वेश्चंस वुड बी वेरी स्पेसिफिक। अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, इफ दे कैन पोज क्वेश्चंस, जो भी 1 2 3 4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें दीजिए, तो नेक्स्ट सेशन जब हमारा तन्मयदा के साथ जरूर होगा, क्योंकि ही हैज डन, मतलब उनका मास्टर ही लग रहा है मुझे इस इशू पे, तो वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस इफ यू अग्री विथ मी तन्मयदा। जी। मास्टरी तो नहीं किया है, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस, कि मैं तो जिंदगी से सीखना है। तो आई एम जस्ट लर्निंग जस्ट लाइक यू पीपल आर लर्निंग, एवरीवन वी आर इन अ लर्निंग फेज। तो ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन चीजों का भी पता चलेगा जो मुझे नहीं पता है, तो मैं भी क्लैरिफाई कर लूंगा, थोड़ा सा पढ़ लूंगा। डेफिनेटली। तो आई दैट वुड विल बी रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है, इफ यू रियली वांट कि हम लोग आपके सवालों का जवाब दें, तो आप हमें क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पर लिखिए। एक शेयरर है यहाँ पे जिन्होंने शेयर किया है, हरिदास पाल उनका आईडी है। ही इज सेइंग पॉजिटिव डिमांड उठाना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी बोल राइट चुके हैं कि हमें एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। ओके। एक राइट विश्वरूप भट्टाचार्य जी आपको बोल रहे हैं कि मेक श्योर दैट द नेक्स्ट टाइम नेटवर्क इज इन गुड, मतलब नेटवर्क सही हो। तो एक्चुअली इट इज अ प्रूफ दैट बिकॉज पीपल आई कैन ओनली हर्ड सी अस। पिक्सेल्स एट योर एंड। हाँ। आपके एंड का सिर्फ पिक्सल दिख रहा है हम लोगों को। इट इज सो नेटवर्क का प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। या चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सेशन, जो भी क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप इनटू द कमेंट बॉक्स एंड वील टेक अप सून। तन्मयदा वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे इसको मुहिम को मजबूत करने के लिए आई थैंक यू। वी नीड पीपल लाइक यू, वी नीड जिनको पता हो, वेलकम। जो वो आवाम को अवेयर कर सके। तो नेक्स्ट सेशन वील टेक 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस ओनली, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। तन्मयदा ओवर टू यू। वेरी मच। अगर किसी को कोई सवाल है, एक्चुअली आई राइट अ लॉट ऑन दिस टॉपिक। वी हैव हमारा जो peoplesreview.in है, जो हमारा पब्लिकेशन है, वी हैव बीन राइटिंग इंसेसेंटली ऑन द सिटीजनशिप इशू। आप जाके उसमें बांग्ला या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इफ यू आर नो दोस लैंग्वेज। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नौशीन विल पास देम ऑन टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, और कमेंट मैं खुद ही कर दूंगा। तो प्लीज 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 इसको, वीडियो को जो बाद में देख रहे हैं, क्वेश्चंस करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप ज्यादा करेंगे उतना हमारे पास जानने का, तालीम हासिल करने का, इल्म बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये जरूर करें, और जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों को, तहे दिल से बिल्कुल बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ बिल्कुल। मेरा सबका। कनेक्शन बहुत मेरा कनेक्शन ही बहुत घटिया है, मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई मेक श्योर। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड लड़ाई जारी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।